बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ है। बिना देर किए हुए आपका परिचय आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं नीति आयोग में शिक्षा में डिप्टी एडवाइजर हर्षित मिश्रा जी। हर्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं एमईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी। डॉक्टर स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और हमारे साथ हैं जाने माने शिक्षाविद जेएस राजपूत सर। राजपूत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट राजपूत सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। डेटा हम सबके सामने हैं और पब्लिक डोमेन में है, और जब कभी भी हम 75 सालों में शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं और डेटा पे जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा निबंधात्मक हमारा चर्चा ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आज मनोवैज्ञानिक रूप से, क्योंकि जहां हम खड़े हैं, हम अगले 25 सालों की बात कर रहे हैं, और हम इस 25 सालों में शिक्षा के सफ़र के साथ साथ भारत को भी प्लेस करना चाहते हैं पूरी दुनिया में। हम क्या क्या बदल पाए हैं, इस पर न चर्चा करते हुए क्या क्या बदलना है हमें, राजपूत सर, इस पर मैं आपका, क्योंकि मैं 25 साल के आउटलुक की हम बात कर रहे हैं। 25 साल के आगे के 25 साल के लिए जब हम बात करेंगे तो हमारे पास एक धरातल होना चाहिए, और वो सकारात्मकता का धरातल होना चाहिए। जो आंकड़े आपने दिए हैं वे विस्तार के आंकड़े हैं, संख्याएं बड़ी हैं, लेकिन भारत की शिक्षा में उपलब्धि इसलिए सराहनीय है कि हमारी आबादी भी 4 गुनी बढ़ी है। उसके बावजूद हम इतना आगे बढ़ सके, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसकी हर जगह इसकी प्रशंसा होती है। जब भी कोई बड़ा विस्तार होता है किसी व्यवस्था में तो गुणवत्ता में कमी आती है। गुणवत्ता में कमी आई है। अगले 25 वर्षों में, मैं तो कहूँगा अगले 5 वर्षों में, अगले 10 वर्षों में सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी प्राइमरी स्कूलों पर। और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि भारत के में जो सरकारी स्कूल हैं और जिनकी साख बहुत घटी है, उस साख को दोबारा वापस लाना है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि भारत के समेकित विकास का रास्ता गांव के सरकारी स्कूल के दरवाजे से निकलता है, क्योंकि ये स्कूल इस समय इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जो शिक्षा में नीति निर्धारक से लेकर के प्राइमरी स्कूल में क्रियान्वित करने वाले तक, जहाँ तक संभव होता है, अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाते हैं। और उसका परिणाम होता है कि सरकारी स्कूलों में केवल वही लोग जा रहे हैं, अपवादों को छोड़ दें, जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। अनेक कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती मेरे हिसाब से ये है। दूसरा, जब हम ऐसी संख्याएं देखते हैं कि 10,000 स्कूलों के अध्यापकों के पद रिक्त हैं, या किसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 40% से लेकर 60% तक पद रिक्त हैं, तब हमें तुरंत ही ध्यान में आता है कि ऐसे में गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी। और अगर स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता का आधार सुदृढ़ नहीं होगा तो शोध कैसे होगा। और अगर किसी बड़े संस्थान में, केंद्रीय संस्थानों में, राज्य सरकारों की बात तो क्या कहूँ, अगर इतने पद रिक्त हैं तो हम अच्छे शोध नवाचार की अपेक्षा ही कैसे कर सकते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमें गुणवत्ता स्कूलों में सुधारने पर ध्यान देना होगा। उसके अच्छे परिणाम उच्च शिक्षा में आएंगे, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति आवश्यक है। और वो पूर्ति में सबसे पहले मैं कहूँगा वर्कफोर्स है, जो हमारा मैन पावर जी, यानी कि जो हमारा मानव संसाधन है, वो उस पर हमें ध्यान देना है, दुरुस्त करना है। और दूसरा, जो गुणवत्ता है उस पर अब ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ख़ास तौर से प्राइमरी एजुकेशन में। हर्षित मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम दिक्कत कहाँ आ रही है, किसने रोका है, या वो कौन सी दिक्कतें हैं जो रोके हुए हैं सरकार को, या शिक्षा में समाहित जितने भी तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं। हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो पहला तर्क जो दिया जाता है स्वास्थ्य की तरह ही, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ है। आज भी जीडीपी का 3% या उससे भी कम होगा, जो कि पर्याप्त नहीं है। अगर आप कॉम्पीट करना चाहते हैं डेवलप्ड नेशन से या फिर ओईसीडी कंट्रीज से, तो बहुत कम है आज भी शिक्षा में जो हम खर्च कर रहे हैं। तो इस दिशा में अगले 25 सालों में हम आज के स्तर से कितना आगे जा पाएंगे, या वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा सर? बिल्कुल, देखिए, जब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसको कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए उसके साइज को थोड़ा सा समझ लेना बहुत आवश्यक है। हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको मैं बहुत ब्रीफ में बता दूं
कि लगभग 26 करोड़ के आसपास स्टूडेंट हैं जो कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, लगभग 4.5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट हैं जो हायर एजुकेशन सिस्टम में आते हैं। तो ये लगभग कुल मिला के 30-31 करोड़ की संख्या हो जाती है। और इसके बाद लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारे यहाँ टीचर्स हैं, लगा करके स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन तक लगभग। तो ये लगभग 32 करोड़ से कुछ ज्यादा की संख्या हो जाती है, और ये लगभग बराबर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी आबादी के। तो जब हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, मतलब हम एक अमेरिका के बराबर के पूरे देश के बारे में हम बात कर रहे हैं। और जहां तक आपका प्रश्न है, जो बजट वाली बात है, उसको मैं बाद में आऊंगा। मैं बात करता हूं अभी जो आपने कहा कि अगले 25 सालों में देश का विजन क्या होगा, और अगले 25 सालों में भारत सरकार ने क्या सोचा है जो उसे राज्यों के साथ में शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ना है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट हम सभी के सामने है, और उसको लेकर के भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी सारे राज्यों का नीति आयोग के साथ में एक हमारा गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी, और उसमें जो भारत सरकार ने सिर्फ 4 बिंदुओं पर चर्चा की, उसमें से एक बिंदु था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पूरे इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत सरकार बहुत गंभीर है, और सारी राज्य सरकारों का उसमें जो अनिवार्य सहयोग है वो अपेक्षित है। इसके द्वारा जो अब बात आती है गुणवत्ता की, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज्यादा जोर शिक्षा की गुणवत्ता पर ही दिया गया है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो। और उसमें भी पूरा का पूरा जोर जो गांव का वो सरकारी स्कूल है, जो रिमोट एरिया में है, जहां प्राइमरी स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहां पर गांव के बच्चे पढ़ते हैं, रिमोट एरिया के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जब तक उन विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा, तब तक हम गुणवत्ता के पर आधारित किसी भी लक्ष्य को ना तो प्राप्त कर सकते हैं, और ना जो बात कह रहे हैं आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो OECD कंट्रीज हैं, उनके सापेक्ष हम ना उतना मजबूती से खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा में जो निर्धारित गुणवत्ता है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। इसमें कई सारे नए एलिमेंट्स को जोड़ा गया है, जैसे फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, जिसको कि FLN कहा गया है। FLN के माध्यम से एक टाइम बाउंड मैनर में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की गुणवत्ता के वांछित स्तर को प्राप्त करना ही है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इसके लिए भारत सरकार ने निपुण भारत अभियान जैसा एक बृहद अभियान शुरू किया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको पेपर में शुरू किया है, सारी की सारी राज्य सरकारें लगातार निपुण भारत अभियान के जो टारगेट्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए लगातार उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम हो रहा है। अभी जुलाई में 29 जुलाई को हमने NEP के दो वर्ष हो गए हैं, उसको हमने सेलिब्रेट किया है। और उसके साथ ही सरकार की पूरी मंशा है कि सिर्फ NEP से काम नहीं चलेगा, हमें उसका रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन करना है। NEP में जो उसकी जो आत्मा में जो उसके टारगेट्स हैं, जो उसके रिकमेंडेशन है, उसको हमें धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाना है। जहां तक बजट की बात आती है, हाँ। हर वर्ष शिक्षा के बजट में थोड़ा बहुत जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से सरकार का ये प्रयास है कि उसको बढ़ाया जाए। जो आपने जो एक डेटा दिया है GDP का 3.5% के आसपास हम खर्च कर रहे हैं। सरकार की लगातार मंशा है कि कैसे शिक्षा में सरकारी निवेश को बढ़ाया जाए और शिक्षा में निजी निवेश को भी बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ना तो सरकार सब कुछ कर सकती है, और ना ये अब अच्छा माना जाता है कि सब कुछ सरकार ही करे। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, निजी निवेश हो, भारत सरकार की ये मंशा है कि हम शिक्षा में निवेश को बढ़ाएं, शिक्षा में बजट की कमी ना हो, और जल्दी से जल्दी हम मनोवांछित लक्ष्यों को प्राप्त करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होगा अगर हम लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहते हैं। डॉक्टर लोढ़ा, मैं आपके पास आना चाहूँगा और मैं हायर एजुकेशन को लेकर आना चाहूँगा। और जब कभी भी हम दूसरे देशों में जाते हैं या दूसरे देशों की एजुकेशन व्यवस्था से हम कंपेयर करते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था को, तो उसमें ज़्यादातर कंपैरिजन जो है वो बड़ा चंक जो है वो हायर एजुकेशन का आता है। आपके इंजीनियर्स कितने हैं, विदेशों में कितने लोग जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन और ये सब। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि बार बार हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर रहे हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में नहीं आ पा रही हैं। कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे कुछ हैं जो लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और अलग अलग पैरामीटर्स पे वो दुनिया में नाम भी कमा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इन जनरल हमारी जो हायर एजुकेशन है वो अभी भी
उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई है कि हम दुनिया के मुकाबले या जिन देशों से हम compete करना चाहते हैं उन देशों के मुकाबले हम अपने आप को सक्षम खुद को महसूस कर पाएं। क्या करना होगा हायर एजुकेशन में अगले 25 सालों में? अभी जो बात हम कर रहे थे दीपक, वो ये थी कि हमारा जो हायर एजुकेशन में जो दिक्कत है वो वही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या जिसको हम कहें कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीज़ों पर जो हमारा खर्च है और जो हमारा ध्यान है वो काफ़ी लेट गया है। लेकिन एनईपी का डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन, जिसके लिए अभी सरकार इतना काम कर रही है, और हम जैसे मैं हायर एजुकेशन के क्षेत्र में रोज देख भी रही हूँ कि हम किस तरीके से बदलाव को महसूस कर रहे हैं। आपकी बात एकदम ठीक है कि अभी हम वहां नहीं हैं जहां हमको होना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत सारी उम्मीद एनईपी से है, और ज्यादा उम्मीद इसलिए है क्योंकि हम ऑलरेडी उस दिशा में बढ़ने लगे हैं। जो टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में शुरू किए गए हैं, जिस तरीके से हम लोगों को इंस्टीट्यूट्स, इनोवेशन काउंसिल्स बनाकर एक इनोवेशन इकोसिस्टम बनाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। हमारे हर इंस्टीट्यूट में एक इनोवेशन काउंसिल बना है और हम क्रिएटिविटी की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ा रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत फोकस किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हम अंडरग्रेड प्रोग्राम्स में भी रिसर्च को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान हमें सिर्फ इसी चीज पर देना होगा कि हम अपनी फैकल्टी को किस तरीके से गुणवत्ता के उस रास्ते पर ले जाएं। हमारे यहाँ पीएचडी करने वालों का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कहीं इस चीज का डर बना रहता है कि क्या हम उस क्वालिटी के साथ रिसर्च कर रहे हैं, क्या हम उस डेप्थ के साथ में स्टडीज इंस्टीट्यूट कर रहे हैं जो हमको करनी चाहिए। तो जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनको लगातार इस तरफ आगे बढ़ना है, और सरकार का बहुत अच्छा सपोर्ट अभी हमको मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हम रिसर्च और इनोवेशन दोनों जगहों पर अच्छा काम अगले 25 सालों में कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि हम उसकी क्वालिटी पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाएं, और वो फोकस करने के लिए ये जरूरी है कि हमारी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स सब जगह पर हों, और इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन डिजिटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये दो चीजें जो हैं वो हमें आगे के लिए बिल्कुल रास्ता दिखाएंगी, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो पहले से डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं उसमें भी वो जो फंडिंग है वो बढ़ रही है। सरकार की तरफ से हमें इतनी सारी जो स्कीम्स हैं उनके तहत टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स बनाने के लिए हमको धनराशि मिल रही है। हम बहुत सारे नए बिजनेसेस को इंक्यूबेट कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारा रिसर्च और इनोवेटिव इंडेक्स जो है उन दोनों की तरफ जो एक रुझान है वो बढ़ रहा है। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और बाकी जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें हमारा जो एक कहना चाहिए कि एक नया माहौल जो बन रहा है वो बहुत काबिले तारीफ है, और उससे मुझे बहुत उम्मीद भी है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर मुझे लगता है हमें अभी और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च माइंडसेट नहीं है, हमारे यहाँ इनोवेशन का वो माइंडसेट नहीं है। और ये इंडिविजुअल लेवल पे ये जो सोच है वो समय के साथ आएगी, उसका आना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद राजपूत सर, जो आपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करी, मैं 75 साल का समय सर बहुत छोटा समय नहीं है, एक बहुत लंबा 7.5 दशकों का समय है, और जिसमें हमने लगातार देखा है कि हर सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा व्यवस्था रही है। अब कितना काम कर पाए, कितना हो पा रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन प्राथमिकताओं में रहा, और 7.5 दशक का एक लंबा समय रहा है। हम क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाए सर वो पेन पॉइंट? दिक्कत कहाँ है? हम ये आइडेंटिफाई करने में क्या नाकाम रहे हैं, या हमने आइडेंटिफाई तो कर दिए हैं लेकिन उनको दुरुस्त करने में हम कहीं पीछे हैं? देखिए, मैं नई शिक्षा नीति के बनने में कई प्रकार से उससे जुड़ा रहा हूँ जी, लेकिन मेरा सबसे महत्वपूर्ण अनुभव जीवन का ये है, जब मैं 1989 से 94 तक भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। मैं लेटरल इंटेंट था, जिसको आज की भाषा में कहते हैं। मैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्कीम भी देखता था, और मैंने पाया कि केंद्र सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद राज्यों ने सहयोग नहीं किया, और उस बहुत बड़ी स्कीम थी, बड़ी अच्छी थी, उसकी अगर कोई उसका अध्ययन करता तो बहुत प्रभावित होता। मैं भी मंत्रालय में इसीलिए गया था क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हुआ था, और मुझे लगता था कि इस स्कीम के द्वारा भारत के सारे प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बदल जाएगी और मैं उससे जुड़ूंगा।
लेकिन 3 साल बाद मैंने उसको समझा। केंद्र सरकार का जो धनराशि जाती थी वो कहाँ जाती थी इसका पता करना मेरा ज़्यादा समय ले रहा था बजाय उसकी गुणवत्ता देखने की। अभी एक बात कही गई कि सारी राज्य सरकारें बहुत सहयोग कर रही हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि हमारी इस नई शिक्षा नीति में, जो निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से बनी है, बहुत सुदृढ़ आधार पर बनी है, अगर सारे राज्य सरकारें सहयोग करें तो निश्चित रूप से हम गुणवत्ता में बढ़ेंगे, एक्सीलेंस में बढ़ेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो शिक्षा में हर स्तर पर सोची जानी चाहिए और जिसको मैं कहता हूँ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के 2 शब्द बार बार मैं दोहराता हूँ। उन्होंने कहा था कि हर बच्चा जब जन्म लेता है तो ईश्वर उसे 2 वरदान देता है बिना किसी भेदभाव के। वो क्या है? पावर ऑफ आइडियाज़, पावर ऑफ इमेजिनेशन। और गुरुदेव ने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हर स्तर पर इनको रोकती है। यही पाठ्य पुस्तक पढ़नी है, ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देना है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है। मेरा क्या, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। जी जी जी। तो सबसे पहले अध्यापकों का प्रशिक्षण जब तक नहीं होगा, नई शिक्षा नीति का ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण, मेरे पास वक्त की कमी है, और मैं फटाफट से हर्षित जी के पास आना चाहूंगा। हर्षित जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि स्कूलों का जाल हमारे यहाँ नहीं है। बहुत सारे स्कूल हैं, इतने सारे स्कूल हैं कि, और 4 लाख से ज़्यादा तो ऐसे स्कूल है सर जहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या बिल्कुल नाम मात्र की है। तो यहाँ पर जाल हमने बना दिया, हमने एजुकेशन का दायरा हमने बढ़ा दिया, लेकिन क्वालिटी, और जो सर कह रहे हैं, असर की रिपोर्ट कहती है सर, कक्षा 1 का जो सिर्फ 16% जो बच्चा है वो प्रिस्क्राइब लेवल की चीज़ों को पढ़ पा रहा है, 40% लेटर भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, 5वीं क्लास का बच्चा सर दूसरी क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये स्थिति ये कब सुधरेगी सर? अब हम अगले 25 साल ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, बहुत आपका बढ़िया प्रश्न है और मैं यही बताने वाला हूँ, और मेरा पहले भी ये प्रयास था कि फिर मैं आ जाता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। अब हमने ये जो आपने कहा कि असर की रिपोर्ट बताती है कि भाई अमुक कक्षा के अमुक परसेंटेज वाले बच्चे उससे N-1 कक्षा का ज्ञान नहीं रखते हैं। लगभग यही नेस की रिपोर्ट भी उससे कम ज्यादा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की रिपोर्ट भी बताती है कि भाई क्लास 5 के 50% बच्चे क्लास 2 या 3 की योग्यता नहीं रखते हैं। तो हमने ये जान लिया है कि हमारी कक्षाओं के बच्चे, जिसको कि टेक्निकल टर्म में कहा जाता है, वो ग्रेड लेवल कंपिटेंसी पर नहीं है। हमारा जो बच्चा जिस क्लास में है उसको उस क्लास का ज्ञान नहीं है, ये हमने जान लिया है। इसके बाद हमने इसका उपाय क्या किया है? इसका उपाय है रिमेडिएशन लर्निंग, रिमेडिएशन टीचिंग। भारत सरकार और सारी राज्य सरकारें, और ये फिर मैं कह रहा हूं, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया है, ये निपुण भारत अभियान में फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी में इसका प्रावधान किया गया है कि आप पहले बच्चे को रिमेडिएशन लर्निंग, जिसको कि लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम भी कुछ स्टेट में कहते हैं, आप कृपया करके वो उसे पढ़ाइए, और पढ़ाने के बाद वो अपने क्लास के मेन स्ट्रीम में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 3 का बच्चा है और क्लास 3 का बच्चा अगर अपनी पाठ्य पुस्तक को पढ़ नहीं पा रहा है, उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज में पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप उसे मुख्य धारा की क्लास 3 की शिक्षा ना दें। आप कृपया करके उसका रिमेडिएशन लर्निंग के स्पेशल क्लास, चाहे वो 3 महीने का हो, 4 महीने का हो, जितना उस विद्यार्थी को आवश्यकता है। मैं आश्वस्त, एक मिनट दीपक जी, पहले आप उसका रिमेडिएशन लर्निंग पूरा करा दें, उसे उसके कक्षा के लेवल पर ले आएं, और उसके बाद आप उसके मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन को शुरू करें। यही परिवर्तन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने लेकर के आया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं आप जो बात बता रहे हैं और जो हमने सवाल जो पूछा प्रिसाइजली, अगर उसका निदान खोज कर आगे बढ़ा जा रहा है तो मैं आश्वस्त हूं कि अगले 25 सालों में तस्वीर बदलेगी। बहुत जल्दी से डॉक्टर लोढ़ा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक डिजिटल डिवाइड भी, और आप तो बहुत करीबी से इस चीज़ को महसूस भी कर रही होंगी कि अगला 25 साल का हमारा एजुकेशन सिस्टम हाइब्रिड होने वाला है, और कोरोना काल में हमने समझा है। लेकिन एक डिजिटल डिवाइड है, 4% जो हमारा रूरल हाउस होल्ड है उसी के पास इंटरनेट की एक्सेस है। अर्बन में भी कहाँ है, 23-24% के आसपास ही होगा। नेशनल भी अगर आप देखें तो इतना नहीं है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सिर्फ एजुकेशन पर, गुणवत्ता पर, टीचर्स ट्रेनिंग पर, प्यूपिल टीचर रेशियो पर ही खर्च नहीं, बल्कि ओवरऑल हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना पड़ेगा मैम। बिल्कुल।
तो आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। और अभी अगर आप गौर करेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी एडटेक कंपनीज अचानक आपको नजर आएंगी जो बहुत सारा काम गांवों की स्कूलों के साथ कर रहे हैं। मतलब वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन मॉडल पर और कई तरीकों से वो जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांवों के स्कूलों को अवेलेबल रहता है। और उसके तहत जो गांव के बच्चे हैं वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके बकायदा पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उन कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप पता करेंगे और जैसा कि बच्चे उनका फायदा उठा रहे हैं गांवों में, और टियर 2 सिटीज में भी वो बहुत हमें हेल्प कर रहा है। लेकिन एक्सेसिबिलिटी का मुद्दा बना रहेगा। हाइब्रिड मोड में जाने के लिए जितनी एक्सेसिबिलिटी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे चाहिए उसके लिए हमको बहुत अभी मेहनत करने की जरूरत है। और दूसरा, एम्प्लॉयबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयबिलिटी इसलिए ने इंपॉर्टेंट एक ऐसा इशू छोड़ दिया, ऐसा इशू छेड़ दिया है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। एब्सोल्युटली वही बात हायर एजुकेशन के लिए हमें करनी पड़ेगी नहीं। कि और बच्चों का सही और आपने असेसमेंट हो पाए। डॉक्टर लोढ़ा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी, इस पर हम विस्तार से बात जरूर करते, समय की कमी है। एम्प्लॉयबिलिटी का इशू एक इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि हम सब जी देखिए इंजीनियर्स निकल रहे हैं, धड़ल्ले से निकल रहे हैं हमारे इंजीनियरिंग से, जी एमबीएस कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, लेकिन क्या वो एम्प्लॉयबल हैं? इंडस्ट्री बोल रही है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, आप हमें लोग दीजिए। लेकिन लोग, वो जो बच्चा निकल रहा है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से, वो एम्प्लॉयबल जी नहीं है। तो ये एक अलग लेवल का चर्चा है, लेकिन ये पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम के हमारे कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें, मुझे लगता है कि टारगेटेड अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि अगले 25 साल का जो सपना हमने देखा है वो भारत का, उसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है और हम उसमें कामयाब होंगे। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राजपूत सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर लोढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हर्षित सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।